नमस्कार, मैं आनंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आए हैं चल के डर्माजेनिक क्लिनिक पे। और जो इसके ऑनर है डॉक्टर रत्नाकर शुक्ला जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और आप देख सकते हैं हमारे सामने कैमरे में मौजूद है ये। और इनकी जो कहानी है ना, वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए, हर गरीब बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि एक सरकारी स्कूल से पढ़ के इन्होंने जिला नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। अमेरिका, ब्राजील से कई देशों के इन्हें अवार्ड मिले। तो सबसे पहले चाहेंगे सर अपना परिचय आप खुद बताएं दर्शकों को एक बार। नमस्कार, मैं डॉक्टर रत्नाकर शुक्ला, स्किन और हेयर का स्पेशलिस्ट, आपके अपने शहर गोरखपुर में इस समय तारामंडल एरिया में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ डर्माजेनिक्स क्लिनिक में। और मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। यहाँ से 12th करने के बाद मैं अपने MBBS और MD की शिक्षा के लिए दूसरे स्टेट में गया हूँ, दूसरे कॉलेजेस में पढ़ाई किया हूँ। और सारी पढ़ाई और फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद वापस मैं अपने होम टाउन में आकर अपनी सर्विसेज यहाँ की जनता के लिए सर दे रहा हूँ। स्कूलिंग आपकी कौन से स्कूल से हुई, उसको भी क्या मेंशन करेंगे? जी, मैं MG इंटर कॉलेज गोरखपुर से 6 से 12th तक की कौन पढ़ाई से की सन में किया। सर 12th है आप क्वालिफाई? मैं 2000 2000 में 12 क्वालिफाई। कितने साल की प्रिपरेशन में आपने नीट था उस समय, क्या था? जी, एक वर्ष। अच्छा, एक वर्ष में ही क्वालिफाई कर गए थे जी आप। जी। और एमबीबीएस की पढ़ाई सर कहाँ से होती है आपकी? मेरी MBBS की पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड से हुआ तो नैनीताल से आप एमबीबीएस की पढ़ाई करती हैं, फिर आपने ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट का ही फील्ड क्यों चुना? है। डर्मेटोलॉजिस्ट फील्ड में स्किन डिजीज काफ़ी कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होती है। और इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा चलता है, उसमें रेगुलर ट्रीटमेंट करना रहता है। बहुत सारे पेशेंट डर्मेटोलॉजी और स्किन डिजीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं, जिसकी वजह से वो मेडिकल स्टोर से लेकर के ट्रीटमेंट करते रहते हैं और इससे उनके शरीर में काफ़ी नुकसान होता है। डिजीज़ को लेकर के उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी कि हार्ट या न्यूरो के डिजीज़ की। और इसके लिए वो लोग डॉक्टर को दिखाने के बजाय सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं और उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरा कोशिश यही है कि मैं लोगों को अवेयर करूं, जिससे वो अपनी बीमारियों का सही तरीके से, सही डॉक्टर से सही इलाज करा पाए। तो जैसा कि सर ने बताया कि स्किन की परेशानी से बहुत लोग परेशान हैं। तो सर फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? कोई और भी डॉक्टर रहा क्या? आपके फादर मदर या फिर भाई कोई? नहीं, मेरी फैमिली में मैं पहला डॉक्टर हूँ। मेरे घर में कोई भी मेडिकल क्षेत्र में नहीं है। सभी लोग अलग-अलग सेक्टर में जॉब करते थे। मेरे पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। मैं अपने परिवार का पहला डॉक्टर। सर पिताजी किस डिपार्टमेंट में थे आपके? कृषि विभाग में। तो कृषि विभाग में पिताजी, फिर आपका मेडिकल फील्ड में जानना, ये जो प्रेरणा कहाँ से आई? ये सर्वप्रथम तो मेरे माताजी की इच्छा थी कि उनका एक पुत्र डॉक्टर बने और जब मैं बड़ा हुआ तो सर धीरे-धीरे। भारत के हर माँ बाप का सपना होता है कि अगर दो बच्चे हैं तो एक डॉक्टर बने। जी, जी, ठीक जी। आइए सुनिए। जी, जी, जी। तो मेरी माताजी की भी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने कहा कि ठीक है, कोशिश करते हैं। और फिर मैंने मेहनत किया, कोशिश किया और भगवान के आशीर्वाद से धीरे-धीरे सफलताएँ मिलती गईं और आज आपके सामने सर हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक बार के ही प्रयास में आपने एक ईयर की प्रिपरेशन में क्वालिफाई कर लिया। तो जी, जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या टिप्स देंगे कि वो भी कम समय में क्वालिफाई करके, नीट करके डॉक्टर बन के आए? देखिए, अगर आपके पास क्लियर विज़न है, क्या कोर्स है, कितने कैसे किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है और मेहनत और लगन और समर्पण है, तो आप निश्चित रूप से अपना एक प्लानिंग बनाइए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम छू। तो जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छा स्कूल, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके उदाहरण सर बैठे हैं। आपके अंदर अगर हुनर है तो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, आप अपना और अपने परिवार का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे ही करेंगे। इसके सबसे बड़े उदाहरण हमारे सामने डॉक्टर रत्नाकर शुक्ला जी बैठे हुए हैं। तो सर इसके अलावा
कौन से सन में आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है एमबीबीएस की, फिर एमडी आप कब से करते हैं? मैं जो है 2009 में एमबीबीएस कर चुका था जी। और उसके बाद कुछ दिन मैंने जॉब भी किया है। फिर मेरा पीजी में एडमिशन हो गया और एमडी कंप्लीट करने के बाद से मैंने एम्स में पीजी सर कहाँ जॉब से भी किया किया, आपने? मुंबई से। अच्छा। और फिर मैं एम्स में एज अ सीनियर रेजिडेंट, एज अ वरिष्ठ चिकित्सक मैंने जॉब भी किया है। अच्छा, मुंबई। एम्स पटना में मैं काफ़ी जगह पे जॉब सर किया हूँ। कहाँ-कहाँ सर सेवाएँ दी है, मैं किन-किन शहरों मुंबई में सर? में भी जॉब किया हूँ, दिल्ली में भी, फिर मैं एम्स पटना में था, एम्स गोरखपुर में भी मैंने जॉब किया है और फाइनली मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी कोचिंग जॉब किया और उसके बाद अब अपनी ये क्लिनिक ओपन करके मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर सर रहा हूँ। अभी किन-किन शहरों में आप सर्विस दे रहे हैं सेवा? मैं दिल्ली और मुंबई भी जाता रहता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी या फिर कोई बड़ी सर्जरी रहती है तो, और बट मोस्ट ऑफ द टाइम अब मैं गोरखपुर में ही अपनी सर्विसेज देता हूँ। तो एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, जो बच्चे अपने शहर में पढ़ाई करते हैं, अपने देश में पढ़ाई करते हैं और चंद पैसों के लिए विदेश चले जाते हैं, एक नहीं लाखों लोग भारत छोड़ के जाते हैं, उनके लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत है कि जो प्यार, जो मोहब्बत आपको अपने शहर से मिलेगा, अपने गांव से मिलेगा, अपने परिवार से मिलेगा, वो शायद धरती के किसी कोने पे नहीं मिलेगा। यही वो मोहब्बत थी जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने गोरखपुर में ही पढ़ाई की, और चाहे होते तो सर भी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं फॉरेन में सेटल हुए होते, डॉक्टर बन के करोड़ों का मोटा पैकेज ले रहे होते, लेकिन नहीं, इनके अंदर तो जुनून था सेवा का। कौन सी सेवा? अगर ये सरकारी हॉस्पिटल से पढ़े हैं तो भारत की जनता का सेवा का जुनून था, वो जुनून ही इन्हें पूरे भारत का कोई और शहर नहीं चुनते, ये गोरखपुर शहर चुनते क्योंकि यहीं से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। तो सर आप बड़े गर्व का की बात है सर, ये पूरे गोरखपुर वासियों के लिए, या फिर जो लोग भी चंद रुपयों के लिए भारत छोड़ के चले जाते हैं ना, उनसे भी हम कहना चाहेंगे सर वो प्रेम नहीं मिलेगा जो बिल्कुल, उन्हें अपने शहर में मिलेगा, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आदमी अपनी मिट्टी से जुड़ा होता है और वहाँ की यादें जहाँ पे उसका बचपन गुजरा होता है, वो यादें हमेशा मन मस्तिष्क में रहती हैं। और मैं भी सारी पढ़ाई करने के बाद, सारे फेलोशिप और जो भी सर्टिफिकेट मुझे लेने थे, सब कुछ करने के बाद मेरा भी मन यही किया कि मैं अपने होम टाउन चलूँ, मैं अपने शहर चलूँ और वहाँ पे ही अपने आस-पास की अपने लोगों की सेवा कर सकूँ और उनकी बीमारियों को ठीक कर सकूँ। सर तो ये बस बहुत ही गर्व की बात है पूरे भारतवासियों के लिए। भारत के लोग सोचेंगे, ये बहुत ही गहरा प्रश्न है कि चंद पैसे के लिए तुरंत लोग छोड़ के चले जाते हैं, अपने माँ-बाप, परिवार सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। और सर कौन-कौन से देशों से आपने फेलोशिप लिया उसके बारे में भी ज़िक्र करेंगे? जी, मैंने पढ़ाई करने के बाद मुझे कुछ अवार्ड मिले, जिससे मुझे यूएसए, अमेरिका में फेलोशिप मिला हुआ है, ब्राज़ील में फेलोशिप मिला हुआ है और बहुत सारे इंडिया में भी सर बहुत सारे। फेलोशिप में ये कितने सालों का वहाँ से आपने इंटर्नशिप ये किया? अलग-अलग टाइम पीरियड का होता है। 1 मंथ का मुझे फेलोशिप मिला हुआ है अमेरिका से जी। और 1 मंथ का ही ब्राज़ील से, जिसमें मुझे डर्मेटो सर्जरी यानी कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्किन ऑफर तो डिजीज़। आपको अमेरिका में भी करोड़ों के पैकेज हुए होंगे। जी, बट मैं अपने शहर में पैसे के लिए लोग क्या-क्या करते हैं सर? आप सर कहाँ से ये विचार जन्म लिया? बस माता-पिता की यही सोच था कि बेटा डॉक्टर बनने के बाद भी अपने शहर में आके अपने लोगों की सेवा करना। तो वो विचार मेरे मन में था, इसलिए सारी पढ़ाई करने के बाद भी मैं अपने शहर ही आकर के सेटल। तो सर उसके अलावा कौन-कौन से अवार्ड मिले आपको? जी, कुछ मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है और मुझे कर्नाटका से भी मुझे ऑनर मेडल मिला हुआ है। फिर मुझे बहुत सारे सर्टिफ़िकेट मिले हुए हैं, कई सारे कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाता है एज़ अ स्पीकर। तो सर अभी हाल ही में एक अवार्ड आपको मिला है, हमने सुना था जी, कि मिडरम कौन, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में सर ये बताएँगे मुझे क्या? गुजरात में। सूरत में। जी, जी, जी। गुजरात में सूरत में एक कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था व्याख्यान देने के लिए, तो वहाँ पे ये मुझे अवार्ड से सम्मानित सर किया को गया। हर महीने कहीं न कहीं सम्मान, और आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये जो पीछे देख रहे हैं ना, इससे कहीं ज़्यादा अवार्ड सर के घर पे पड़े हुए हैं। लेकिन जितना जगह था, जो प्रमुख था, उसको ही सर ने लगा रखे हैं। सर हर व्यक्ति आज के समय में स्किन को लेके परेशान है। जी, कोई गोरा होना चाहता है, जो गोरा है और गोरा होना चाहता है,
तो ऐसे लोगों के क्या इसका कहाँ से कनेक्शन है, दिमाग से है फिर कहाँ से, उसके बारे में देखिए, मेरा यही सुझाव रहेगा कि गोरेपन की चाह में आप खराब चीजें जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो, ऐसी कोई क्रीम मेडिकल स्टोर से लेकर के ना लगाएं। आपका जो कलर है वो एक्सेप्ट करना सीखें। अगर आपको कोई डिजीज है, जैसे कि मान लीजिए आपके चेहरे में कोई दाग है, या फिर आपको एक्ने यानी पिंपल की समस्या है, या कोई भी किसी भी प्रकार की स्किन की बीमारी है, तो निश्चित रूप से आपको उसका इलाज कराना चाहिए। बट अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो बेसिक स्किन केयर आप कीजिए, धूप से बचाइए, सनस्क्रीन लगाइए, तो नेचुरली आपकी स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी। मेरा सर। सुझाव और यही रहेगा। खान पान क्या रखा जाए कि स्किन सही रहे, खान खान पान, पान का क्या असर है, अगर इसको ऐसे बिल्कुल भी कह सकते हैं। बिल्कुल, आज के दौर में जंक फूड का बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो मेरा आपके माध्यम से यही जनता से निवेदन रहेगा कि जो इंडियन फूड है, जो भारतीय खाना है, उसको अपनाएं, ना कि बाहर के विदेशी खानों को। जैसे चाइनीज, इटालियन डिशेस के कंपैरिजन में हमारा भोजन जो है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सबको आप अपने आहार में शामिल करें। प्रॉपर एक बैलेंस डाइट लें। अगर वेजिटेरियन डाइट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, आपके शरीर में बदलाव आएगा और आपकी त्वचा में भी बदलाव। और सर आपने इस पे लिख रखा है चर्म रोग, गुप्त रोग, सौंदर्य विशेषज्ञ। सबसे पहले जी चर्म रोग के बारे में कैसे परिभाषित किया जाए, चर्म रोग को क्या है? जी जी, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो मेरे डोमेन में स्किन से संबंधित सारी बीमारियां आती हैं। इसके साथ ही साथ बालों की बीमारियां, हेयर से सर रिलेटेड कितने सारी। तरह के स्किन प्रॉब्लम होते हैं कुछ? स्किन डिजीज तो बहुत सारी हैं। अगर आप काउंट करने जाएंगे तो मुझे लगता है हजारों से ऊपर बीमारियां होंगी, 10,000, 20,000, न जाने कितनी बीमारियां हैं स्किन से रिलेटेड। बाल से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, बल्कि जब सिर्फ और सिर्फ हेयर से रिलेटेड ही 1,000 से ज्यादा बीमारियां होंगी। नाखून की बीमारियां हैं, गुप्त रोग की बीमारियां हैं, सर गुप्त कुष्ठ रोग रोग है। से क्या है, थोड़ा इसके बारे में क्या गुप्त रोग तात्पर्य? से संबंधित बीमारियां जो कि अगर कोई व्यक्ति प्रोटेक्शन नहीं यूज करता है और बहुत सारे लोगों से संबंध बनाते हैं, तो फिर अगर किसी को इन्फेक्शन है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसको बोलते हैं, वो होने का खतरा रहता है। साथ ही आपके जेनाइटल ऑर्गन्स पे अगर कुछ दाने या कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो सारे सिम्टम होते हैं जो कि गुप्त रोग से संबंधित हैं। और इसके साथ ही आज के समय में हर कोई चाहता है कि उनकी त्वचा जो है ग्लो करे, त्वचा पे दाग धब्बे न रहें। तो ये जो कॉस्मेटिक या एस्थेटिक फील्ड है, ये हम लोगों के डोमेन में आता है। तो हम लोग इस विधि से जुड़ी, इस स्किन से जुड़ी तमाम सारी ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं और ठीक करते हैं। सर बाल भी बहुत बड़ी समस्या है, कह जी सकते हैं कि हर व्यक्ति बाल की समस्या से परेशान है। जी कोई बाल पकने से परेशान है, तो कोई बाल झड़ने से परेशान है, तो कोई जी लेंटर से परेशान है। जी वो सर कैसे ख्याल रखा जाता है कि बाल लोगों के घने? ये बिल्कुल सही कहा आपने। आज के दौर में बालों की समस्या मुझे लगता है कि लगभग हर किसी को है। कई जगह मैंने देखा है बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जिनकी उम्र बहुत कम है और उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर चीज़ मिलावटी आ रही है, विटामिन्स की कमी हो रही है। सारे प्रोडक्ट जो भी हमें मिलते हैं वो सब केमिकल वाले होते हैं, जिसकी वजह से ये उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, जंक फूड ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो इन सारी वजह से सफ़ेद बाल का जल्दी होना ये प्रॉब्लम है, बालों का गिरना, बालों का झड़ना, और कुछ लोगों की त्वचा जिनकी ऑयली होती है उनको डैंड्रफ भी काफ़ी कॉमन होता है। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो हेयर से रिलेटेड होते हैं और जिसको लेकर के बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं अपना इलाज करवाने। मतलब सर कह सकते हैं कि कई सारी समस्याओं का जो जड़ है वो जंक फूड या फिर मैदा से बनी हुई चीजों का खाना है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि 100% तो नहीं, लेकिन अगर आप जंक फूड या हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आपकी बीमारियों के बढ़ने का चांस निश्चित रूप से रहेगा। सर बहुत सारी आपका एक रील हमने देखा था जिसमें आपने लिपस्टिक को लेके भी काफी एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हम चाहेंगे सर, काफी सारी महिलाएं लिपस्टिक को लेके पागल हुई रहती हैं।
उसको लेके सर क्या कहेंगे? कैसी लिपस्टिक का प्रयोग करें कि उनको नुकसान ना पहुंचे, और क्या नुकसान है लिपस्टिक लगाने जी, लिपस्टिक क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उनको सजने से? संवरने के लिए। बट कई बार ऐसा होता है कि लिपस्टिक में बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं, जैसे कि लेड, हुँ, थैलियम, कैडमियम। तो ये सारे केमिकल्स हार्मफुल होते हैं और जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है लिपस्टिक लगाने के बाद जीभ से उस पे रब करने की, जिसकी वजह से जाने अनजाने में वो केमिकल आपके अंदर भी, शरीर के अंदर भी जा रहे हैं, आपके पेट में भी जा रहे हैं और धीरे-धीरे उनका जमाव आपके पेट को खराब करेगा, शरीर के बाकी अंगों को खराब करेगा। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप एक अच्छी कंपनी का लिपस्टिक लगाइए, जब ज़रूरी हो तभी लगाइए, अगर आप घर पे हैं तो लगाने की ज़रूरत नहीं है और रात को सोने से पहले सारे मेकअप को रिमूव करके ही सोएँ, जिससे कि आपके स्किन को हील होने का, नेचुरली हील होने का समय मिले और उसके लिए बेसिक मॉइस्चराइज़ेशन और अच्छा हेल्दी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। सर हम लोग यहाँ यहाँ एसी में बैठ के शूट कर रहे हैं। तो एक सवाल और है कि जो एयर कंडीशन में लोग रह रहे हैं, उसका भी त्वचा पे कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? कुछ नुकसान उसके? जी, अगर एसी है या ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, तो उसकी वजह से हमारे जो स्किन के सरफेस रहते हैं, वहाँ से मॉइस्चर बहुत जल्दी निकलता जाता है, जिससे स्किन के रूखे होने का, सूखे होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो स्पेशली जिसको एक्जिमा है या एलर्जी है, जी। उनकी स्किन के लिए ये और भी हार्मफुल हो सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ भी है, तो आपको अपनी स्किन में लगातार मॉइस्चराइज़ेशन का यूज़ करना चाहिए। जितना स्किन सॉफ्ट रहेगा, सप्पल रहेगा, उतना आपकी स्किन बेहतर भी रहेगी। एलर्जी और एक्जिमा जैसी बीमारियों के होने का खतरा भी कम रहेगा और आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। और सर भारत की महिलाएं जो हैं, वो देखा जाता है कि सिंदूर लगाती हैं, तो जहाँ से सिंदूर लगाती है वहां से बाल झड़ जाता है, या फिर वहां के सारे बाल पक जाते हैं। उसके पीछे का सर क्या कारण है? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। इनफैक्ट सिंदूर और बिंदी, इन दोनों में केमिकल होता है, डाई होता है बिंदी में, जिसकी वजह से कई बार यहाँ की स्किन व्हाइट भी होने लगती है, हम्म। जो कि सफ़ेद दाग जैसी दिखने लगती जी। है। और कई सारे लोगों को सिंदूर जहाँ पे लगाते हैं, वहाँ पे बाल तो गिरता ही गिरता है, कई बार वहाँ पे एक्जिमा भी हो जाता है, क्योंकि उससे उनको एलर्जी होती है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा, क्योंकि ये हिंदू परिवार का एक रिचुअल है, इसलिए इसको करना तो चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि लिक्विड वाले सिंदूर या लिक्विड बिंदी का प्रयोग कीजिए, न कि गम वाली और गोंद वाली बिंदी वो का। जो सर मार्केट में 10 रुपए 20 रुपए डिब्बा बिकता है सर, हमारे भारत में 90% लोग तो वही लगाते हैं। जी, तो उससे चांसेस रहता है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, तो ठीक है, आप यूज़ करिए, लेकिन अगर आपको खुजली हो रही है या कुछ वहाँ पे एक्जिमा डेवलप हो रहा है या सफ़ेद दाग बन रहा है, फिर आपको वो चीज़ लगाना बंद करना पड़ेगा, अन्यथा वो बीमारी आपकी बढ़ती जाएगी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, अगर आपको प्रॉब्लम है स्किन की, माथे पे बाल पक रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो आपको सिंदूर अगर लगाना है तो अच्छे क्वालिटी के लिक्विड वाले सिंदूर लगाइए। मार्केट से ऐसे कोई भी सिंदूर लेके ना लगाएं। मेरा दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा संदेश आपके माध्यम से दर्शकों से ये रहेगा कि स्किन डिजीज़ को नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि आम तौर पर जनरल पब्लिक में ये माइंडसेट रहता है कि अगर उनको कुछ दाद हुआ, खुजली हुई, तो वो लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से कुछ इच गार्ड, रिंग गार्ड, बेटनोवेट, लोबेट, क्लोवेट और इस तरीके की तमाम स्टेरॉइड वाली क्रीम ले आते हैं और लगाते हैं, जिससे उनको कुछ 2-4 दिनों के लिए आराम तो मिल सकता है, लेकिन उसके बहुत हानिकारक प्रभाव होते हैं। स्किन बहुत पतली होने लगती है, स्किन पे जो है स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं और भी बहुत सारे स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को यही निवेदन रहेगा कि ऐसे किसी झांसे में ना आइए। अगर आपको कोई भी परेशानी है, तो आप एक अच्छे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को संपर्क कीजिए, उनसे परामर्श लीजिए और उनके अनुसार अपना ट्रीटमेंट कराइए। कुछ लोग गोरेपन की चाह में चेहरे पे तमाम स्टेरॉइड वाली दवाएँ यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से चेहरे पे अनचाहे बाल उगा रहे हैं, चेहरा लाल हो रहा है, दाने निकल आ रहे हैं और मेरे पास लगभग हर दूसरे दिन इस तरीके के मरीज आते हैं जो कि इन सारी चीज़ों के नुकसान से अफ़ेक्टेड हैं, परेशान हैं और ये चीज़ें ठीक करने के लिए फिर मुझे लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन है, आपकी स्किन डिज़ीज़ है,
आप एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को, जिसके पास एमडी या डीवीडी की डिग्री हो, उनको संपर्क करें, उनको दिखाइए और उसके अनुसार अपना ट्रीटमेंट कराइए, जिससे कि आपकी त्वचा भी अच्छी रहे, हेल्दी रहे और ग्लोइंग रहे। हेल्दी स्किन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड मेक्स अ हेल्दी नेशन। थैंक यू। तो जैसा कि सर ने कहा, अगर आप किसी भी स्किन से की बीमारी से परेशान हैं, तो ऐसे ही कहीं से भी दवा का प्रयोग न करें। अच्छे एक्सपर्ट से मिलें, क्योंकि समस्या को खत्म करना है, समस्या को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर बहुत लोग बढ़ाने के लिए बैठे हैं, बहुत सारे लोग दवा देंगे। तो समस्या को खत्म करें। अब बाकी सर, एक सवाल अंतिम हम आपसे पूछेंगे कि अब तक सबसे ज्यादा पेशेंट कौन सी समस्या को लेके आपके पास आते हैं? जी, सबसे ज़्यादा रेनी सीजन में फंगल इन्फेक्शन रहता है, तो समय के अनुसार बदलते भी रहते हैं। ठंड के मौसम में सोरायसिस वगैरह बीमारी बढ़ने लगती है। बारिश के समय में फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और जो स्किन के हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं स्टेरॉइड वगैरह के, वो तो पूरे साल आते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग जाने-अनजाने ऐसी क्रीम प्रयोग कर रहे हैं और उनको नुकसान होता है। जब वो नुकसान झेल-झेल के परेशान हो जाते हैं, तो अंत में थक-हार कर हमारे पास आते हैं और फिर हमें उसका इलाज करना पड़ता है। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दर्शकों से यही अनुरोध है कि ऐसे ही किसी भी बीमारी का आप इलाज कहीं न करें, उसके एक्सपर्ट से मिलें और उसको प्रॉपर जड़ से खत्म करें। और अगला हमारा जो एपिसोड रहेगा वो सौंदर्य को लेके रहेगा। हर व्यक्ति खूबसूरती को लेके परेशान है। अगला एपिसोड हम जल्द ही लेके आने वाले हैं खूबसूरती को लेके। तो बने रहें आनंद राव के साथ। नमस्कार।